अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। और यहाँ पर फर्स्ट है पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानिए। और यहाँ पर देखिए ये 4 विकल्प दिया गया है। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है। तो जैसे कि हमारे पास ये देखिए कुछ संख्याएं हैं, ये इस प्रकार से संख्याएं हैं हमारे पास 1 2 3 4 5। यदि हम ये संख्या 1 में इसी का मल्टीप्लाई करें 1 का तो क्या आएगा 1। अगर इस संख्या 2 में हम इसी का मल्टीप्लाई करें स्वयं का तो क्या आएगा 4। यदि 3 में हम 3 का ही मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 9। यदि 4 में हम 4 का ही मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 16। और यदि हम 5 में 5 का ही मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 25। ऐसे ही हम करते रहेंगे आगे। तो ये जो संख्याएं मिलती हैं ये क्या कहलाती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं। क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं पूर्ण वर्ग संख्या या संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके विकल्प में क्या है, ये 9 है ना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा सी। ठीक, सी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद सेकेंड नंबर को देखिए आप। सेकेंड नंबर में क्या है, तो सेकेंड नंबर में है अर्धवृत्त का कोण खाली स्थान होता है। तो इसका कहने का मतलब है ये एक वृत्त है हमारे पास, ये देखिए, और इस वृत्त में ये आपका ए ओ बी क्या है, व्यास है। ठीक, तो ए ओ बी का जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। तो ये अर्धवृत्त के परिधि में एक बिंदु लेते हैं ये पी, और हम ये ए को ये देखिए पी से मिला देते हैं और बी को भी पी से मिला देते हैं ये। तो यहाँ पर जो कोण बनता है उसको पूछ रहा है कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। तो हमेशा याद रखना अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। क्या होता है, समकोण। इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है समकोण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस चतुर्भुज में सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो ये देखिए हमारे पास एक चतुर्भुज होता है आयत, ये ए बी सी और डी। ये ए बी सी डी एक आयत है जिसके प्रत्येक कोण ये देखिए कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये मतलब ये है कि जो आयत है उसके चारों कोण या प्रत्येक कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि किस चतुर्भुज में सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, तो आयत में। ये करेक्ट आंसर आपका कौन सा आएगा, सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 घन मीटर बराबर खाली स्थान घन सेंटीमीटर होता है। तो ये 1 घन मीटर, ये तो 1 घन मीटर का मतलब क्या होता है, 1 घन मीटर का मतलब होता है 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर, ये होता है। ये 1 घन मीटर का मतलब ये होता है। ठीक है, क्या 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर, ये इसी को हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, ये ऐसा भी लिखते हैं। ठीक, तो 1 घन मीटर का मतलब 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर, ये घन का मतलब होता है 3 बार। अब इसको बदलिए, किसमें बदलने को बोल रहा है, देखिए सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ये देखिए इसको भी बदलिए तो ये 100 सेंटीमीटर, ये देखिए, और इसको भी बदलिए तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। अब ये 100 और 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 4 5 6 कितना जीरो आ रहा है, ये 6 जीरो आ रहा है। और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा, फिर 1 का 1 से करोगे तो 1 आएगा। अब सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ये ठीक है, तो कितना आया देखिए 1 2 3 4 5 6 0 और 1। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर है क्या, तो ये देखिए इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 0 और 1। ठीक, तो यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख घन सेंटीमीटर। तो ये डी में दिया है देखिए 10 लाख घन सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखिए बेलन के आधार का आकार खाली स्थान होता है। तो कैसे करेंगे आप, तो ये देखिए सबसे पहले आप बेलन बनाना, तो बेलन कैसे बनता है, तो एक वृत्त बनाते हैं और इतना ही बड़ा वृत्त फिर से बनाते हैं। उसके बाद ये इस वृत्त का केंद्र है,
और ये इस वृत्त का केंद्र है। इसके परिधि में हम 2 बिंदु लेते हैं, इसके भी परिधि में हम 2 बिंदु लेते हैं। ये व्यास बना देते हैं, यहाँ पर भी हम व्यास बना देते हैं। अब देखिए केंद्र को केंद्र से मिला देते हैं ओ डैश नाम दे करके, और ये ए बिंदु और ये बी बिंदु, ये सी बिंदु और ये डी बिंदु। तो ए को हम सी से मिला देते हैं और बी को हम डी से मिला देते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा, बेलन बन गया। ये देखिए इसको हम बेलन का आधार बोलते हैं और इसको हम बेलन का क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। ये देखिए तो आपका क्वेश्चन क्या था, बेलन के आधार का आकार खाली स्थान होता है। तो ये देखिए ये आधार है, ये आधार का जो आकार है वो वृत्त से बना है, इसलिए वृत्ताकार होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सी होगा। ठीक, इसके बाद नीचे देखिए -5 का क्यूब है, इसका मान क्या होगा पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये इसको हल करेंगे, -5 और ये क्यूब। तो -5 का क्यूब है मतलब त्रिघात है, तो कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, ए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो साइन तो माइनस आएगा। अब 5 5 20 मतलब 5 पंचे 25, 25 पंचे 125। ये देखिए ये तो ऋण 125 आएगा। ठीक, तो ऋण 125 कौन सा विकल्प में है, इसमें है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, ये एक और यहाँ पर याद रख सकते हो कि ऋणात्मक संख्या का अगर घात क्या हो, विषम संख्या हो, ऋणात्मक संख्या का घात क्या हो, विषम संख्या हो, तो हमेशा चिन्ह क्या आता है, ऋणात्मक आता है। ये आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए हमारे पास आंसर क्या क्या आया है। तो फर्स्ट का आंसर आया है सी, इसके बाद सेकंड का आंसर आया है ए, इसके बाद थर्ड का आंसर आया है ये सी, इसके बाद फोर्थ का आंसर आया है हमारा डी, ये उसके बाद फिफ्थ का आंसर क्या आया है सी, और 6 का आंसर क्या आया है ए। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है सम संख्या का वर्ग सदैव होता है। तो चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। क्या बोल रहा है, सम संख्या का वर्ग सदैव क्या होता है, सम संख्या होता है कि विषम संख्या होता है कि दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। ये चारों में से एक विकल्प हमको चूज करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सम संख्या का वर्ग। तो ये देखिए हम सम संख्या ले लेते हैं, ये सम संख्या है। अब इसका वर्ग कीजिए, तो इसका वर्ग मतलब इसी से इसका गुणा। तो ये देखिए ये तो क्या आया, सम संख्या आया। एक दूसरा सम संख्या ले लीजिए ये, ठीक है। अब इसका वर्ग कीजिए मतलब इसका इसी से गुणा कीजिए, ये देखिए तो कितना आया 36। एक और सम संख्या ले लीजिए 8, अब इसका वर्ग कीजिए मतलब इसी से गुणा कीजिए तो कितना आया ये। और एक सम संख्या ले लीजिए ये, अब इसका इसी से गुणा कीजिए ये, तो कितना आया इतना। तो आप देख सकते हैं ये आप सम संख्या लिए थे, यहाँ पर सम संख्या लिए थे, यहाँ पर सम संख्या लिए थे और यहाँ पर सम संख्या लिए थे। ठीक, तो सम संख्या का आपने क्या किया, तो सम संख्या का आपने वर्ग किया। ये देखिए ये सम संख्या था, अब इसका इसी से गुणा किया मतलब इसका आपने क्या किया, वर्ग किया, तो क्या आया सम संख्या। ये सम संख्या था। ठीक, अब इसका आपने क्या किया, वर्ग किया, तो क्या आया सम संख्या। ये सम संख्या था, इसका वर्ग किया तो क्या आया सम संख्या। ये सम संख्या था, इसका वर्ग किया तो क्या आया सम संख्या। कहने का मतलब सम संख्या का वर्ग सदैव क्या होता है, सम संख्या होता है। क्या होता है, सम संख्या होता है। तो आपका आंसर क्या है, तो आपका आंसर ए है सम संख्या। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां पर लिखा है देखिए 2/4 गुना 4 बराबर करके दिया है 4 गुना। तो आप देखिए 2/4 पहले था, ये बाद में था। यहाँ पर क्या किया है, ये बाद वाले को पहले लिख दिया है। ठीक, तो पहले वाला बाद में लिखाएगा मतलब 2/4 यहाँ लिखाएगा। ठीक है, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये कौन सा नियम है, क्रम विनिमय नियम। तो हमारा आंसर क्या आया 2/4। तो ये देखिए करेक्ट आंसर ये है 2/4। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। घनाभ में कितने फलक होते हैं बोल रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, घनाभ का एक डायग्राम बनाइए। तो ये एक आयत बना लेना, ये देखिए ये एक आयत बना लिए, फिर एक आयत बना लेना, ये देखिए ये। अब
ये शीर्ष को शीर्ष से मिला दो, ये शीर्ष को शीर्ष से मिला दो, ये शीर्ष को शीर्ष से और शीर्ष को शीर्ष से। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बन गया, घनाभ बन गया। तो इस घनाभ में देखिए ये एक फलक है, ये तो एक फलक हो गया, ये भी एक फलक है, ये देखिए ये तो एक और फलक हो गया, फिर ये भी एक फलक है, ये देखिए ये तो एक और फलक हो गया, और ये भी एक फलक है तो एक और फलक हो गया। उसके बाद देखिए ये आपका ये जो आपको आयताकार दिख रहा है ये भी एक फलक है, ये वाला ये भी एक फलक है, एक फलक और हो गया। अब इसके बाद देखिए एक और बचा है, कौन सा, ये वाला देखिए, ये वाला ये वाला ये, तो ये भी एक क्या है आपका फलक है, ये तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 फलक हुए। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, घनाभ में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है 4 5 6 8 9 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है और 9 दिया है। ये देखिए यहाँ पदों की संख्या को देखिए, तो पदों की संख्या 1 2 3 4 5 मतलब विषम है। क्या है, पदों की संख्या n बराबर ये 5 है, जो कि एक विषम संख्या है। तो माध्यिका का मतलब होता है बीच में, तो इधर से 2 छोड़ देंगे और इधर से 2 छोड़ देंगे, तो बीच में कौन आया, 6। तो 6 क्या हो जाएगी, माध्यिका। तो इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए बोल रहा है, तो माध्यिका देखिए 6 यहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए आगे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 -1 का पावर 10 का मान होगा। तो हमेशा याद रखना, अगर -1 का पावर सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है ये, तो आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। और यदि -1 का पावर विषम संख्या है, ये देखिए क्या है, विषम संख्या है ये, तो आंसर आएगा -1। तो आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चन में -1 का पावर 10 क्या है, सम संख्या है, ये -1 का पावर सम संख्या है यहाँ पर, इसलिए मान क्या होगा, +1। तो +1 कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। तो ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे चलिए, तो आगे है देखिए, वह चतुर्भुज जिसमें केवल एक सम्मुख भुजा क्या होती है, समांतर हो। तो ये देखिए ये देखिए ये इस प्रकार से बना लीजिए, ये ए बी सी और डी, ये देखिए ये एक चतुर्भुज है। इसमें क्या बोल रहा है कि वह चतुर्भुज जिसमें केवल एक सम्मुख भुजा, तो ये और ये सम्मुख भुजा है और ये दोनों क्या है, समानांतर है, ये और ये क्या है, समानांतर है। ठीक है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ी सम्मुख भुजा क्या होती है, समानांतर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। ठीक, तो ये वह चतुर्भुज जिसमें केवल एक सम्मुख भुजा समानांतर हो। तो ये देखिए ये और ये सम्मुख भुजा है और यही क्या है, समानांतर है, मतलब एक जोड़ी सम्मुख भुजा जिसमें समांतर होते हैं वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक, तो ए हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या आया, तो क्वेश्चन 8 में ऑप्शन ए आया, क्वेश्चन 9 में आपका ऑप्शन ए आया, क्वेश्चन 10 में ऑप्शन सी आया, क्वेश्चन 11 में ऑप्शन डी आया, क्वेश्चन 12 में ऑप्शन ए आया और क्वेश्चन 7 में ऑप्शन आपका ए आया। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए 729 का घनमूल होगा बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 729 का घनमूल होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए, तो सबसे पहले हम 729 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक, तो क्या होगा, देखिए 7 और 2 9, 9 9 18, मतलब ये 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एक बचा 3 चौक और 3 तिया, फिर 3 अट्ठे 24, 3 एकम, फिर 3 दूनी 6, 3 सत्ते, फिर देखिए 3 निया 27 और 3 तिया और लास्ट में हो जाएगा 3 एकम। तो ये देखिए जो आपका
729 है, इसका क्या ज्ञात करोगे? घनमूल। तो कैसे लिखोगे? तो ये जो तीन तीन अभाज्य गुणनखंड आए हैं इसको लिखोगे आप 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया है। ये देखिए 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब घनमूल में कितने का जोड़ी बनाते हैं? तो घनमूल में 3 3 का जोड़ी बनाते हैं। तो ये देखिए 1 जोड़ी और 2 जोड़ी। तो अंदर अगर 3 का जोड़ी बन रहा है तो वो बाहर निकल जाएगा। तो ये देखिए 3 का एक जोड़ी बना तो ये बाहर निकल जाएगा इस चिन्ह से, और फिर से 3 का एक जोड़ी बना तो ये भी बाहर निकल जाएगा। तो कुल मिला के 3 तिया 9। तो ये देखिए आप 729 है उसका घनमूल क्या आया? 9 आया ये। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी घटना के घटित होने की संभावना को क्या कहते हैं? ठीक, तो किसी घटना के घटित होने की जो संभावना है ये देखिए उसको हम क्या बोलते हैं? प्रायिकता। क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। ये सॉरी, ये क्या बोलते हैं? प्रायिकता। ये ठीक, किसी भी घटना के घटित होने की जो संभावना है उसको क्या बोलते हैं? प्रायिकता। ये यहाँ पर हम बतला रहे हैं आपको, किसी घटना के घटित ये होने की प्रायिकता ये या संभावना, इसी का मतलब होता है, बराबर होता है घटना के घटित होने का अनुकूल, ये देखिए प्रकार, ये बटे घटना के घटित होने का क्या होता है? कुल प्रकार होता है। ये देखिए, तो किसी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वो क्या होता है? घटना के घटित होने का अनुकूल प्रकार बटे घटना के घटित होने का कुल प्रकार। ये ठीक, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ गया? किसी घटना के घटित होने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/5 का क्या बोल रहे हैं? तुल्य भिन्न। तो ये देखिए 4/5, ठीक, इसका तुल्य भिन्न ज्ञात करना है। तो तुल्य भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसमें अगर हम एक एक का गुणा करेंगे तब तो यही आएगा, इसलिए अगर ऊपर नीचे हम दो दो का गुणा कर दें तो ये क्या हो जाता है? इतना हो जाता है। अगर हम इसी के ऊपर नीचे 3 3 का गुणा कर दें, ये देखिए, तो ये इतना हो जाता है। ये अगर हम इसी के ऊपर नीचे 4 4 का गुणा कर दें, ये देखिए, तो ये इतना हो जाता है। ये देखिए, ये तो हमारा संख्या क्या था? 4/5। तो 4/5 के ये सब क्या कहलाते हैं? तुल्य भिन्न कहलाते हैं। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन है 4/5 का तुल्य भिन्न क्या होगा? तो 4/5 का तुल्य भिन्न देखिए, इसमें से कोई आया है क्या? 12/15। ये देखिए 12/15 आया है ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक दूसरा तरीका भी है तुल्य भिन्न ज्ञात करने का। कैसे? तो ये देखिए, ये 12/15 है, ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, मतलब छोटे रूप में लाओ, तो क्या हो जाएगा? किससे कटेगा? 3 से 3 चौक 12 और 3 पंचे 15। तो क्या आ रहा है? अपने मूल रूप में 4/5 आ रहा है ना। तो इस विधि से भी हम तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इसको छोटे रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये नहीं आएगा, इसको भी छोटे रूप में कन्वर्ट करेंगे ये नहीं आएगा, इसको भी करेंगे ये नहीं आएगा, लेकिन इसको करने से ये आएगा, इसलिए इसका ये क्या कहलाएगा? तुल्य भिन्न कहलाएगा। ठीक, तो ऐसे आप बना सकते हो। इसके बाद क्या है देखिए, इसके बाद है 5 8 9 10 12 16 का औसत। औसत का मतलब होता है समानांतर माध्य। ठीक, तो आप क्या करेंगे? ये सबको जोड़ लेंगे। ये देखिए 5 धन 8 धन 9 धन 10 धन 12 और धन 16। ये फिर कितना है? देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से आप भाग दे देंगे, तो यही क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। ये देखिए, अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ऐसा नहीं आता तो ऐसा कर लीजिए, 16 12 10, इसके बाद 9 8 और 5 ऐसा जोड़ सकते हो आप। ये तो 6 2 8, 8 और 8 16 1 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा? 25, 25 5 30 की शून्य हासिल 3 3 और ये 3 6, तो 60 आ रहा है। ये देखिए, तो इसके जगह में 60 लिखेंगे बटे क्या लिखेंगे? 6। तो ये किसका मान होगा? आपका औसत का मान होगा। ये देखिए, तो 6 एकम 6 दहम, तो आपका आंसर क्या आया? 10। तो 10 है कि नहीं? देखिए, तो है यहाँ पर, कहाँ पर है? तो ये देखिए
ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, तो नेक्स्ट है आपका x धन y गुणा x ऋण y का मान होगा। ये देखिए, ये x धन y गुणा x ऋण y, ये यहाँ गुणा का निशान है, तो इसका मान क्या होगा? तो सीधी सी बात, ये एक सर्वसमीका है। कौन सा सर्वसमीका है? सर्वसमीका 3। ये सर्वसमीका थर्ड है, ये सर्वसमीका 3 है। और इसमें क्या होता है, तो ये देखिए, ये इसका पहला पद इसके पहले पद के बराबर है, इसका दूसरा पद इसके दूसरे पद के बराबर है, बीच में केवल चिन्ह में अंतर है। तो ये हो जाता है डायरेक्ट ऐसा, x का स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है, y का स्क्वायर। ये तो ये सर्वसमीका कौन सा है? 3। ऐसा है क्या? देखिए, ये इसका ये हल होता है, ठीक है। तो ये देखिए, इसका कौन हल होगा? ये होगा क्या? नहीं होगा। ये होगा क्या? नहीं होगा। ये होगा क्या? हाँ, यही करेक्ट आंसर है आपका। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए, ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ये इसके बाद है देखिए क्वेश्चन नंबर 18, a का पावर नॉट या a का पावर 0 का मान होगा। तो हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या का घात अगर 0 है, ठीक, तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का ये आया, ये क्वेश्चन नंबर 14 का सी आया, क्वेश्चन नंबर 15 का बी आया, क्वेश्चन नंबर 16 का सी, क्वेश्चन नंबर 17 का सी और क्वेश्चन नंबर 18 का बी। ऐसे आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? देखिए, ऋण 3/5 का योज्य प्रतिलोम है बोल रहा है, ठीक। किसका? ऋण 3/5 का। ये देखिए, ऋण 3/5 का योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है चिन्ह में अंतर। जैसे कि ये ऋण 3/5 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो केवल चिन्ह में अंतर होगा। यहाँ ऋण है तो यहाँ धन आ जाएगा, तो यहाँ धन करोगे तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा। ये देखिए, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? ये होगा। ये देखिए, तो ये दिया है क्या? 3/5। देखिए, तो ये 3/5 दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। एक दूसरा तरीका है, जैसे कि ऋण 3/5 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो कहने का मतलब ये है कि इसमें वो संख्या जोड़िए जिसको जोड़ने से मान कितना आ जाए? 0 आ जाए। तो अगर इसमें 3/5 को जोड़ोगे तो मान क्या आएगा? 0 आएगा। इसलिए इसका योज्य प्रतिलोम ये होगा और इसका योज्य प्रतिलोम ये होगा, ठीक। तो ये दो तरीके हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। किस चतुर्भुज में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं? ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्या दिया है? समांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज आप बनाएंगे ना, तो ऐसा बनेगा। ये देखिए, तो ये वाले विकर्ण को देखिए, ये वाले विकर्ण से क्या है? छोटा है, मतलब दोनों विकर्ण बराबर नहीं है। सम चतुर्भुज में बोल रहे हैं, तो ये देखिए सम चतुर्भुज में ऐसा है, तो ये विकर्ण को देखिए छोटा है और ये बड़ा है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब आयत में आ जाइए, तो आयत देखिए ये होता है, ये आयत है। तो ये विकर्ण को देखिए और ये विकर्ण को देखिए, दोनों कैसे हैं? बराबर है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी, ठीक, आयत। अब इसके बाद देखिए, किसी बहुभुज में यदि 6 शीर्ष हो तो भुजाओं की संख्या होगी। तो बहुभुज में कितने शीर्ष हैं? 6। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 शीर्ष हैं। तो इसको मिलाइए, ये देखिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे मिला दिए। ये देखिए, ये तो कितने भुजा हुए? 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए, किसी बहुभुज में यदि 6 शीर्ष हो तो ये शीर्ष है 1 2 3 4 5 और 6। तो किसी बहुभुज में अगर 6 शीर्ष हैं तो भुजाएं कितने होंगी? 1 2 3 4 5 और 6। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है पतंग एक खाली स्थान आकृति है बोल रहा है, ठीक। तो पतंग एक कैसी आकृति है? देखिए, ऐसा होता है क्या? पतंग नहीं होता है, मतलब ये गलत हो गया। फिर समानांतर चतुर्भुज दिया है, तो समानांतर चतुर्भुज ऐसा होता ही है, ऐसी होता है क्या? पतंग नहीं होता है। फिर क्या दिया है? वर्ग। तो ये देखो ऐसा बोल रहा है, ये देखिए, ये ऐसा होता है पतंग, तो ऐसा होता है पतंग। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी, वर्ग चतुर्भुज, ठीक। ऐसे आपको सॉल्व करना है।
तो आप लोगों का देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ये है, 20 का करेक्ट आंसर ये है, इसके बाद 21 का करेक्ट आंसर ये है और 22 का करेक्ट आंसर ये है। इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है।